हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सोशियोलॉजी पेपर नंबर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इसमें हम लोग टोटल टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज हम लोग की चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और जो अभी तक पेपर हो चुके हैं उसमें बच्चों के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं। बच्चों को बहुत सारे पेपर तो एज इट इज़ इन्हीं क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चन बहुत सारे एज इट इज़ क्वेश्चन जो है मिले हैं एग्ज़ाम में। और बहुत सारे बच्चों का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पेपर हुआ है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप हुआ है और इंग्लिश का पेपर हुआ है, तो उन सारे बच्चों का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा ये सब आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और मैं ऐसे ही आप सभी लोगों की हर एक सेमेस्टर में, सेमेस्टर 6 में भी ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। ओके, और इस वीडियो में हम लोग पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों के लिए होने वाला है। और पेपर का टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा विद डिटेल में, ठीक है। और जो भी मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा तो क्वेश्चन एकदम डिटेल में होगा। आप अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को शॉर्ट नोट बना सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो और सारे आंसर आपके पॉइंट्स में होंगे, ठीक है। और फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी के इतने ज़्यादा प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों का प्यार है, तभी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं बिना देरी करते हुए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, क्वेश्चन मान लो हल्का फुल्का विजिबल ना हो तो मैं आपको जो है पढ़ के बता दूंगा, आप जो है सुनते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मेथड। आपको बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मेथड से आप क्या समझते हो, और डिस्कस इट्स कैपेबिलिटी इन सोशल साइंस रिसर्च। और आपको इसकी कैपेबिलिटी को डिस्कस करना है इन सोशल साइंस रिसर्च में। ओके, सो चलिए हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड की मीनिंग क्या होती है। तो एज यू नो दैट कि साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक मेथड रेफर्स टू सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग फिनोमिना। किसी भी चीज़ को पढ़ने का जो फिनोमिना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिकली, लॉजिकली और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का जो तरीका है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। और इट इज़ बेस्ड ऑन, ये किसकी चीज़ों पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे, वेरिफिकेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे एंड रीजनिंग पे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला है हमसे कि इट एम्स टू डिस्कवर, इसका एम क्या होता है, क्या चीज़ डिस्कवर करना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड टू डेवलप जनरल लॉज। और डेवलप करना जनरल लॉज को, किसके बारे में, जनरल लॉज को डेवलप करेगा तो किसके बारे में, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर और नेचुरल इवेंट्स के जनरल लॉज के बारे में, ठीक है। टू डेवलप जनरल लॉज को डेवलप करेगा किसके बारे में, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर और नेचुरल इवेंट्स के बारे में। ओके, अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए कि की फीचर्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। पहले आपसे देखो पूछा था व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तो आप पहले साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन लिखोगे। ओके, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइंटिफिक मेथड्स की, इसको आप लोग पॉइंट में लिख के आइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्पिरिकल एविडेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव में जैसे रिसर्चर कीप्स पर्सनल बीएस वैल्यूज एंड प्रेफरेंस अवे फ्रॉम द स्टडी। ओके, आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि पॉइंट्स में लिख के आएं और उसको थोड़ा बहुत डिफाइन कर दें तो वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको जो है पॉइंट्स में हर एक आंसर ट्राई करना कि जो कीवर्ड्स है ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ें आप पॉइंट्स में पहले लिखो, वो आई कैचिंग होंगे और एग्जामिनर आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स देगा। और वीडियो के एट लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा, जो कि आपको लास्ट में 1-2 मिनट में मैं बताऊंगा, उसको आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे, ठीक है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। आप एकदम लास्ट में जो है मैं 1-2 मिनट में क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वो सुन के ही तभी जाइएगा, ठीक है। ओके, कैसे आपको आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा कि जिससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करो। तो ये टोटल 3 पॉइंट्स थे आपके की फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल एविडेंस। आगे चलते हैं। तो अगला है आपका वेरीफिएबिलिटी, ओके, प्रेडिक्टेबिलिटी, जनरलाइजेशन और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यूजेस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। इस पे भी हम लोग अभी डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स पे। ओके, सबका अपना अपना जो है यहाँ पे डिटेल थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, आप ये एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते, मेरी मानो तो ये टोटल 8 पॉइंट्स थे आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप 8 पॉइंट्स को लिखो, जितना आपका मन हो उतना आप डिफाइन कर दो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स के लिए। देखो पहला स्टेप क्या होता है आइडेंटिफिकेशन साइंटिफिक मेथड का, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर का रिव्यू करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ओके, देन रिसर्च डिज़ाइन, जैसे रिसर्च डिज़ाइन में जैसे प्लानिंग मेथड क्या क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे, सैम्पलिंग क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे, इन सबको जो है डिस्कस करना। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करना, जैसे सर्वे वगैरह होता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इससे क्या है डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो गया उसके बाद एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग में जैसे अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द डेटा, ठीक है। एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में आपका डेटा वगैरह जो कलेक्ट किया गया है उसको एनालाइज किया जाता है, यस और नो प्रॉपर। नेक्स्ट उसके बाद कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस एंड फॉर्मिंग जनरल प्रिंसिपल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, कंक्लूजन्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन निकाला जाता है, फिर एट लास्ट जो है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि चेकिंग रिजल्ट थ्रू रेपिटेशन और फर्दर स्टडीज़ के थ्रू, ओके, वेरिफिकेशन होता है। तो टोटली आपके 8 पॉइंट्स हैं फॉर व्हाट स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। और अगला क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, डिस्कस इट्स कैपेबिलिटी इन सोशल साइंस रिसर्च। तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट है, आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट अब आपसे क्या बोला है, कैपेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंस रिसर्च। कैपेबिलिटी क्या है साइंटिफिक मेथड की इन सोशल साइंस रिसर्च में। तो देखिए द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंस, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इज बोथ एक्सेप्टेड एंड डिबेटेड। वो एक्सेप्टेड भी और डिबेटेड भी है। तो देखो पहला हम लोग आर्गूमेंट सपोर्टिंग एक्सेप्टेबिलिटी, कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो पहला आर्गूमेंट है कि सिस्टमेटिक एंड रिलायबल होता है, क्यों, बिकॉज इट ब्रिंग्स ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ओके। सेकेंड पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिविटी, ओके, बिकॉज इट रिड्यूसेस पर्सनल बेसिस एंड अलाउ रिसर्चर्स टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, मेंटेन करने में क्या है रिसर्चर्स को हेल्प करता है। उसके साथ वेरीफिएबल एंड टेस्टेबल रिजल्ट, क्योंकि बिकॉज इट इंक्रीज करता है रिलेबिलिटी को। उसके साथ साथ अदर रिसर्चर्स कैन टेस्ट द फाइंडिंग्स। तो टोटली आपके 3 पॉइंट्स हैं, आगे भी कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि यूजेस ऑफ स्टैटिक्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम लोग यूज़ करें, यस और नो। और दूसरा हेल्प्स करता है हमें पॉलिसी मेकिंग में, जैसे गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस यूज़ साइंटिफिकली कलेक्ट डेटा। जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और नॉर्मल इंस्टीट्यूशन वगैरह, वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं साइंटिफिकली डेटा, कलेक्टेड डेटा फॉर प्लानिंग के लिए और रिफॉर्म्स के लिए, यस और नो। और अगला आपका 6 एंड लास्ट पॉइंट है कि डेवलप थ्योरीज एंड लॉज, कुछ थ्योरीज वगैरह डेवलप की जाती हैं और लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल साइंस, सोशल चेंजेस, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और या व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी को, ओके। और यहाँ पे अब हमारे क्या पॉइंट्स है कि व्हाट आर द चैलेंजेस या व्हाट आर द लिमिटेशंस, ठीक है, इन एक्सेप्टिंग साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंस, ओके। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो भी क्वेश्चन है आपके ये ओवरऑल सिलेबस कवर कर रहे होंगे। जो भी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो ओवरऑल इन वीडियोस को भी अच्छे से कवर करता है तो उसका ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्यों, बिकॉज अनलाइक फिजिकल साइंस की वजह से ह्यूमन चेंज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इट्स सिचुएशन। ह्यूमंस अपना बिहेवियर अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट अब आपका पॉइंट है कि डिफिकल्टी इन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आर नॉट अलाउ पॉसिबल विद ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होते ह्यूमन बींग्स के साथ। उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज़ एंड कल्चर, बिकॉज सोशल फिनोमेना आर अफेक्टेड बाय वैल्यूज़। कुछ सोशल फिनोमेनाज होते हैं, उनसे क्या है, वैल्यूज़ अफेक्टेड होती हैं, बिलीव्स एंड इमोशंस अफेक्ट होते हैं। एथिकल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, जैसे कॉन्सेप्ट लाइक मोटिवेशन, एटीट्यूड, प्रीजस्टिस, हैप्पीनेस एक्सेट्रा आर डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली। आप इन सारी चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। और लैक ऑफ यूनिवर्सल लॉज, और ड्यू टू लैक ऑफ यूनिवर्सल लॉज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोशल लॉज जो होते हैं कैन नॉट बी एग्जैक्ट एज लॉज इन अवर नेचुरल साइंस। सोशल लॉज एग्जैक्ट नहीं होते,
वो उन लॉस की तरह जो हमारे नेचुरल साइंस में होते हैं। ओके, तो पहले हम लोग ने डिस्कस किया मीनिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, उसके बाद डिस्कस किया उसके टोटल 8 पॉइंट, उसके बाद फिर स्टेप्स क्या क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड के, उसके भी 8 पॉइंट। फिर आगे चलते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंस, इसके भी हम लोगों ने टोटल जो है वो 6 पॉइंट किए। उसके बाद हम लोग का आता है लिमिटेशंस और व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, इन एक्सेप्टिंग साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंस। तो देखो आपने देखा होगा कि पूरे मैं सारे आपको पॉइंट्स में लिखे आंसर, तो अगर आप इन पॉइंट्स को भी लिख देते हो तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एट लास्ट कंक्लूड करेंगे और क्वेश्चन को एंड करेंगे। कंक्लूजन में क्या है कि द साइंटिफिक मेथड जो होता है इज हाईली यूजफुल एंड वाइडली एक्सेप्टेड। साइंटिफिक मेथड जो होता है वो हाईली यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, एंड वाइडली एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्ट किया जाता है इन सोशल साइंस में। क्यों? बिकॉज इट एड्स एक्यूरेसी, ड्यू टू एक्यूरेसी वजह से। आप ये पॉइंट भी अलग से लिख सकते हो नोट करके या हाईलाइट करके, ठीक है। ड्यू टू इट्स एड्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिव की वजह से। ओके, बट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक एंड वैल्यूएबल ओरिएंटेड नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी द मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड एग्जैक्टली एज इन नेचुरल साइंस। देखो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक और वैल्यू ओरिएंटेड नेचर जो है, ओरिएंटेड नेचर होता है ह्यूमन सोसाइटी का, इसकी वजह से जो मेथड होता है वो कैन नॉट बी अप्लाइड एग्जैक्टली। इसकी वजह से हम लोग क्या इन मेथड्स को एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर पाते इन नेचुरल साइंस में। अंडरस्टैंड? सो सोशल साइंस यूज अ मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड, इसीलिए जो सोशल साइंस होता है वो क्या यूज करता है, एक मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड को यूज करता है, जो क्या क्या कंबाइन करता है क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव टेक्निक्स को। कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं टू स्टडी सोशल रियलिटी इफेक्टिवली, सोशल स्टडी करने के लिए सोशल रियलिटी को, ठीक है। अंडरस्टैंड? आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपका जो आंसर नंबर फर्स्ट है वह यहाँ से एंड होता है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपका इतना ही था। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इनमें से अगर आपको शॉर्ट में भी करना चाहते हो तो आप अपने मन से भी नोट्स बना सकते हो, ओके, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको यहाँ पे 3 पार्ट बोले गए हैं क्वेश्चन में, तीनों पार्ट हम लोग अलग अलग करेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। शॉर्ट नोट लिखना है आपको। किन किन चीज़ों पे शॉर्ट नोट लिखना है? पहला प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिव पे शॉर्ट नोट लिखना है, दूसरा एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल रिसर्च पे लिखना है, और तीसरा सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन पे लिखना है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिव, एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल रिसर्च और सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा का क्या क्या सोर्सेज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो एज यू नो दैट कि ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि स्टडिंग सोशल रियलिटी विदाउट पर्सनल बेसिस, इमोशंस और वैल्यू जजमेंट्स। तो इन सोशल साइंस, सोशल रिसर्च की बात करें तो अचीविंग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इज़ डिफ़िकल्ट। सोशल रिसर्च में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ड्यू टू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइजेस। क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती हैं, यहाँ पे भी आपको आंसर पॉइंट्स में ही मिलेगा कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिसर्चर पर्सनल वैल्यूज़, बिकॉज रिसर्च कम फ्रॉम पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड। क्योंकि जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी कोई कास्ट होती है, क्लास होती है, रिलीजन होता है, उनका जेंडर होता है, यस और नो। सो विच में इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन, टॉपिक सेलेक्शन और डेटा एनालिसिस। जो क्या है, इन्फ्लुएंस करता है इंटरप्रिटेशन को, टॉपिक सिलेक्शन को और डेटा एनालिसिस को, ओके। नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि डिफिकल्टी इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर को, डिफिकल्ट मतलब पढ़ने में, स्टडी करने में ह्यूमन बिहेवियर के, ओके। उसके साथ है रिस्पॉन्डेड बिएसेस, जैसे कि पीपल समटाइम्स डू नॉट रिवील देयर ट्रू थॉट्स। कभी कभी पीपल्स अपने ट्रू थॉट्स को रिवील नहीं कर पाते, क्यों? ड्यू टू फियर की वजह से, डर की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से, और डिज़ायर टू गिव सोशल एक्सेप्टेबल आंसर। दिस अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इससे क्या होता है, जो डाटा की एक्यूरेसी उस पर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अगला है आपका कि कल्चरल एंड सोशल कंडीशन की वजह से, चौथा पॉइंट कि रिसर्चर्स व्यू सोसाइटी थ्रू कल्चरल लेंसेज के थ्रू वो देखते हैं कि जैसे दीज कल्चरल अजम्पशन वे इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरप्ट एक्शन और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्स। अगला पॉइंट आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसर्चर्स इन द सोशल इन्वायरमेंट में उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट्स, प्रॉब्लम जो होती है मेजरमेंट की, और एथिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे कि इन्वॉल्वमेंट और रिसर्चर्स की बात करें तो पहला 5th पॉइंट कि अनलाइक नेचुरल साइंस द रिसर्चर्स कैन नॉट मेंटेन द फुल डिस्टेंस फ्रॉम सोसाइटी। जो रिसर्चर्स होते हैं वो
प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते फ्रॉम सोसाइटी से एज दे आर पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो उसका पार्ट होते हैं। यस और नो। प्रॉब्लम्स और मेजरमेंट्स क्या होती हैं कि सोशल कॉन्सेप्ट जैसे एटीट्यूड हो गया, बिलीव हो गया, मोटिवेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया और प्रीजुडिसाइज हो गया, कैन नॉट बी मेजर्ड प्रीसाइसली। ओके, ये चीज़ें प्रिसाइसली मेजर नहीं हो पाती हैं। दिस क्रिएट्स सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, ये क्या क्रिएट करते हैं? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। और दूसरा आपका एथिकल कंसंट्रेंट्स होते हैं। ओके, तो टोटल ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये तो आपका हो गया डेफिनेशन और ये टोटल 7 पॉइंट्स किसके बारे में? आपका पहला पॉइंट प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई थी, तो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 7 प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। अब अगला पार्ट आपसे क्या पूछा गया कि एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल रिसर्च में एथिकल कंसिडरेशन क्या होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगा। अब सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए, सेकेंड पार्ट हमारा है कि एथिक्स क्या होते हैं? हर मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं गाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ड्यूरिंग रिसर्च के टाइम में। एथिक्स ही हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सो सिंस रिसर्च इन्वॉल्व्स ह्यूमन बींग्स एथिकल कंसिडरेशन आर नेसेसरी, क्योंकि रिसर्च इन्वॉल्व करती हैं क्या क्या ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व करती हैं, उनकी एथिकल कंसिडरेशन को इन्वॉल्व करती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो आगे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द पर्पस। पार्टिसिपेंट्स को पर्पस के बारे में पता होना चाहिए, मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी के बारे में पता होना चाहिए। एंड वॉलंटियर एग्री टू पार्टिसिपेट, और वॉलंटियर की परमिशन होनी चाहिए, मतलब वो एग्री करें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके आगे सेकंड पॉइंट क्या होता है? नो हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स को इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकल और सोशल हार्म से अवॉइड किया जाता है। ओके, और रिसर्चर जो है मस्ट बी इंश्योर सेफ्टी एंड वेलबींग, और रिसर्चर्स जो हैं वो क्या हो, उनकी सेफ्टी और वेलबींग के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब श्योरिटी होनी चाहिए कि उन्हें कोई हार्म ना हो। थर्ड पॉइंट आपका आता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटियलिटी, की प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो होती है, पर्सनल आइडेंटिटी, रिस्पॉन्सेज और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो सब क्या हो, सीक्रेट रही जाए। वो डेटा जो है शुड नॉट बी यूज ओनली फॉर, जो डेटा है वो सिर्फ क्या है, रिसर्च पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाए, अदर पर्पस के लिए यूज़ ना किया जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है आपका कि एनॉयमिटी कि पार्टिसिपेंट्स नेम जो है शुड नॉट बी रिवील्ड, उनका नाम रिवील ना किया जाए। दे शुड बी आइडेंटिफाई थ्रू कोड्स और नंबर्स के थ्रू उन्हें की आइडेंटिफाई की जाए। उसके साथ साथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डेटा ट्रुथफुल होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ वॉलंटियर पार्टिसिपेशन एंड राइट टू विड्रॉ। इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स शुड नॉट बी फोर्स टू पार्टिसिपेट, रिस्पॉन्डेंट जो होते हैं उन्हें फोर्स ना किया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए। दे शुड बी फ्री टू विड्रॉ एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी, वो किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी, उन पर कोई भी पेनल्टी वगैरह ना लगाई जाए। ओके, उसके साथ साथ अवॉइडिंग डिसेप्शन, जैसे डिसेप्शन शुड बी मिनिमल, डिसेप्शन जो है वो मिनिमल होना चाहिए, कम से कम। इफ़ यूज्ड इन साइंटिफिक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के टाइम में पार्टिसिपेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर व्हाट्स। ओके, सो टोटल ये आपके 7 पॉइंट्स थे। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। और ये आपका सेकंड पॉइंट था कि एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल रिसर्च। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, ठीक है। अच्छा, इसके भी और भी पॉइंट्स हैं, ओह सॉरी इसके और भी पॉइंट्स हैं। 7 के बाद 8 पॉइंट और है कि एथिकल यूजेस ऑफ डाटा, डाटा का जो है वो एथिकल यूज़ किया जाए, कोई भी मिसयूज़ ना किया जाए, उसे बेचा ना जाए। ओके, और 8 पॉइंट नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि जो भी रिसर्च फाइंडिंग शुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड शुड नॉट प्रमोट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट ना किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन एंड होता है। तो टोटल इसमें 9 पॉइंट हैं, और पहले वाले में हमारे कितने पॉइंट्स थे? टोटल यहाँ पे हम लोग के 7 पॉइंट्स थे। ओके, तो टोटल यहाँ पे हम लोग के 9 पॉइंट्स हैं। और अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि जो एथिकल कंसिडरेशन जो होता है वो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि सोशल रिसर्च जो है वो इज़ रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए एंड साइंटिफिकली जेन्युइन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड क्वेश्चन का एंड होता है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। थर्ड पार्ट में आपको सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में बोला गया था। तो डाटा कलेक्शन इज एसेंशियल फॉर सोशल रिसर्च। अगर आपको सोशल रिसर्च करनी है, क्या करनी है? सोशल रिसर्च करनी है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो है वो डाटा कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोर्सेज ऑफ डाटा डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो प्राइमरी सोर्स, ओके। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? आपका ऑब्जर्वेशन आता है,
इंटरव्यू आता है और क्वेश्चनरीज आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका शेड्यूल्स आते हैं, केस स्टडी आती है, एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, ओके। और इनके पॉइंट्स आपको नीचे गिवन है, आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग बात करें तो ये था आपका प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में आपके टोटल 6 पॉइंट आते हैं। क्या क्या फिर से बता दूं, ऑब्जर्वेशन आता है, ऑब्जर्व करना चीज़ों को, इंटरव्यूअर आता है, इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनरीज होती हैं, उसके साथ साथ शेड्यूल होता है, केस स्टडी होता है और एक्सपेरिमेंट होता है। आगे बात करें तो सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, तो ये आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे आपके सेंसस रिपोर्ट होती हैं, एनएसएसओ रिपोर्ट्स होती हैं, नेशनल सैंपल सर्वे होते हैं, मिनिस्ट्रियल डेटा होता है, तो ये आपकी गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स होती हैं। उसके साथ साथ कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह भी होते हैं, जैसे स्कूल रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से हम लोग डेटा वगैरह लेते हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन डेटाबेस भी होता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ई लाइब्रेरी होती हैं, इन सब से हम लोग को डाटा मिलता है। तो एट लास्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन क्या है कि प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड ओरिजिनल, प्राइमरी सोर्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमें ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डेटा, वाइल सेकेंडरी सोर्स हमें प्रोवाइड करता है रेडीमेड इंफॉर्मेशन, ओके। और बोथ आर एसेंशियल फॉर रिलायबल सोशल रिसर्च, और दोनों क्या होती हैं, रिलायबल सोशल रिसर्च के लिए एसेंशियल होती हैं। प्राइमरी सोर्स जो आपका है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, ओरिजिनल डेटा प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ओरिजिनल डेटा प्रोवाइड करता है, जबकि सेकेंडरी सोर्स हमें रेडीमेड डेटा प्रोवाइड करता है, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से एंड होता है, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, मैंने बोला था ना इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी आपको डिस्कस करना है, और डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके बारे में आपको जो है बताना है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन मतलब जो है। आगे चलते हैं इसके आंसर के बारे में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर द मेजर अप्रोचेज यूज्ड इन सोशल साइंस। ये दो ऐसी मेजर अप्रोचेज होती हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुका हूँ, जो कि क्या होती हैं, दो मेजर अप्रोचेज होती हैं जो सोशल साइंस में यूज़ की जाती हैं, ओके। और दे डिफर इन नेचर, इनका नेचर अलग होता है, पर्पस अलग होता है, मेथड अलग होता है, और टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड, जो किस टाइप का डेटा कलेक्ट होता है वो भी इसमें क्या होता है, अलग होता है, ओके। क्लियर है। आगे चलते हैं, अब इसकी मीनिंग की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की मीनिंग अलग अलग है। तो अगर हम लोग बात करें, रुकिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है, तो स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, किस चीज़ को स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, एक्सपीरियंसेस एंड सोशल प्रोसेस इन डेप्थ, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और एक्सपीरियंस करता है सोशल प्रोसेस को इन डेप्थ में। उसके साथ इट फोकसेस ऑन क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे फोकस करता है, मीनिंग्स पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे। बट जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या होती है, इट यूजेस न्यूमेरिकल डेटा, जो यूज़ करता है न्यूमेरिकल डेटा को, स्टैटिकल टेक्निक्स को, टू मेजर वेरिएबल्स एंड आइडेंटिटी पैटर्न्स को। तो आई होप आपको यहाँ से डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट अब आपका आता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। ये तो डेफिनेशन थी कि नेचर ऑफ डेटा, डाटा का नेचर कैसा होता है, तो ये भी हमारा क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा ये क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच है जैसे वर्ड, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स, ये सब किस में आते हैं, क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में जैसे न्यूमेरिकल डेटा सच एज परसेंटेज, एवरेज, ग्राफ एंड स्टैटिकल फिगर्स वगैरह आपके जो होते हैं, ओके। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमसे बोला व्हाट आर द रिसर्च, रिसर्च का एम क्या होता है। तो क्वालिटेटिव का एम क्या होता है, क्वांटिटेटिव का एम क्या होता है। देखो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको पॉइंट्स में, देखो मीनिंग दोनों की साथ में मिली, नेचर ऑफ डेटा आपको दोनों का मिला, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, नेचर ऑफ डेटा और मीनिंग। थर्ड पॉइंट आपका आता है रिसर्च का एम क्या होता है। क्वालिटेटिव के रिसर्च का एम क्या होता है कि टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना, एक्सप्लोर करना और अंडरस्टैंड, समझना नेचुरल फिनोमेना को फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव्स के, उनके परस्पेक्टिव्स, पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसका मेन पर्पस होता है टू मेजर करना, क्वांटिफाई करना एंड टेस्ट हाइपोथेसिस टू एस्टैब्लिश कॉजेस, इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स। तो क्वालिटेटिव्स के टूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं,
इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, फोकस ग्रुप्स होता है, केस स्टडी होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। बट अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसमें आपका जो है वो सर्वे विद क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ सर्वे होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं। ओके, तो टोटल 4 पॉइंट हो गए दोनों के डिफरेंस में। एट लास्ट में भी मैं अभी देखना, मैं आपको एक चार्ट के बेसिस पे भी वो कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा कि दोनों में आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ सैंपल साइज की बात करें, नेचर ऑफ रिजल्ट की बात करें और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सैंपल साइज, इसका सैंपल साइज क्वालिटेटिव का कैसा होता है, स्मॉल होता है। कैसा होता है, स्मॉल होता है। परपेसिव होता है, सैंपल सेलेक्ट फ्रॉम डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ से सैंपल वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं। और क्वांटिटेटिव कैसा होता है, लार्ज होता है, रैंडम होता है, सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम जनरलाइजेशन से सैंपल वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं। नेचर ऑफ रिजल्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव का जो नेचर ऑफ रिजल्ट होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरप्रेटिव होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेस्ट होता है। उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव में आपका स्टैटिकल होता है, मेजरेबल होता है और जनरलाइजेशन जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स होती हैं। ओके, उसके साथ साथ 7 पॉइंट की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है, तो क्वांटिटेटिव जो होता है क्वालिटेटिव वो फ्लेक्सिबल होता है, रिसर्च डिज़ाइन में चेंजेस ड्यूरिंग द स्टडी के टाइम में इसका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो चेंज हो सकता है। बट अगर क्वांटिटेटिव की बात करें ये फिक्स्ड होता है, प्री स्ट्रक्चर्ड होता है, प्री स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिज़ाइन होती है क्वांटिटेटिव में। ओके, तो टोटल 7 पॉइंट्स में हम लोगों ने इसमें डिफ्रेंशिएट किया है। अब आगे चलते मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उससे आप और चीज़ें समझ में आएंगी। टेबल फॉर्मेट में आपका है, ठीक है, शॉर्ट कंपैरिजन के लिए। तो डाटा के बेसिस पे, एम के बेसिस पे, सैंपल के बेसिस पे, टूल्स के बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे और अप्रोचेस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्वालिटेटिव कैसा है, नॉन न्यूमेरिकल, बट क्वांटिटेटिव कैसा है, न्यूमेरिकल। क्वालिटेटिव कैसा, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग है बट इसकी मेजर वेरिएबल्स हैं। क्वालिटेटिव की बात करें तो स्मॉल है बट परसिव है। उसके साथ साथ ये लार्ज है बट रैंडम है। ये इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन पे बेस करते हैं, इसके टूल्स जो होते हैं, बट इसमें सर्वे और स्टैटिक्स होती है। रिजल्ट की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव और इसमें स्टैटिकल्स होता है। अप्रोच की बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव प्लस इंटरप्रेटिव होता है, बट इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस मेजरेबल होता है। ओके, आई होप आपको समझ में होगा, दोनों के चार्ट के बेसिस पे आपने डिफ्रेंशिएट किया होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि नेक्स्ट आपका है कि टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। और क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, वेरियस मेथड होते हैं टू स्टडी करने के लिए, सोशल बिहेवियर को डीपली हम लोग समझने के लिए। तो उसमें क्या क्या होता है, पहला पार्टिसिपेंट्स का ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। मैं अगला पॉइंट बताता हूँ, इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, ये भी आपके कुछ पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, दूसरा इन डेप्थ इंटरव्यू, तीसरा पॉइंट फोकस ग्रुप डिस्कशन जिसको हम लोग FGD बोलते हैं। ये पॉइंट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। केस स्टडी मेथड्स होते हैं, कंटेंट एनालिसिस होता है। ओके, उसके साथ साथ इंटोग्राफी होती है, नैरेटिव एनालिसिस होता है और ग्राउंडेड थ्योरी होती है। ओके, तो टोटल यहाँ पे आपके क्या है 8 पॉइंट्स होते हैं। किस चीज़ में, आपका टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स में टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। यही हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, कि डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। तो टोटल 8 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और उसको भी फर्दर डिफाइन किया गया है, अपने अकॉर्डिंग से जो जो पॉइंट जितना जितना लिखना है आप लोग लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसके कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो डिफरेंट होते हैं। किस में डिफरेंशिएट करते हैं, अप्रोचेस में, पर्पस में, डाटा उनका अलग अलग होता है, टूल्स अलग अलग होते हैं एंड आउटकम्स अलग अलग होते हैं। किसके, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के। उसके साथ साथ क्वालिटेटिव मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है हमें डीप और कंटेक्चुअल एंड ह्यूमन सेंटर्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, और जो कि आपके एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सोशल लाइफ को समझने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग बात करें तो टुगेदर बोथ मेथड कंप्लीट ईच अदर इन सोशल साइंस रिसर्च। और दोनों क्या है, मेथड जो है वो कंप्लीटली जो है ईच अदर इन सोशल साइंस रिसर्च को कंप्लीट करता है। बोथ मेथड, दोनों मेथड सोशल साइंस रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 में जो भी पॉइंट्स आपके हैं, इन पॉइंट्स को आप जो जितना चाहो उतना पॉइंट्स तो लिखना ही है, उसके साथ साथ उसका जो कंटेंट है आप उसको अपने अकॉर्डिंग से लिख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला है कि एक्सप्लेन करना ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च पॉइंटिंग आउट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको एक्सप्लेन करना है ऑब्जर्वेशन को
एज अ टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च, और फिर उसको पॉइंट, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो, ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च, जो ऑब्जर्वेशन है एज अ टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च, तो उसकी बात करें तो एज यू नो दैट कि ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक इन सोशल रिसर्च। ऑब्जर्वेशन क्या सबसे पुराना है और वाइडली यूज की जाने वाली टेक्निक है इन सोशल साइंस रिसर्च में। सोशल रिसर्च में बेसिकली क्या क्या रेफर करता है? सिस्टमैटिक, इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक, केयरफुल एंड पर्पसफुली स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करना, इवेंट्स को एंड सोशल सिचुएशन इन देयर नेचुरल सेटिंग्स में सोशल सिचुएशंस को स्टडी करना, ठीक है। थ्रू ऑब्जर्वेशन की बात करें, द रिसर्चर डायरेक्टली रिकॉर्ड व्हाट पीपल डू। ऑब्जर्वेशन से जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्टली कि व्हाट पीपल डू, पीपल क्या कर रहे हैं, हाउ दे बिहेव, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, एंड हाउ सोशल प्रोसेस अनफोल्ड इन रियल लाइफ कंटेस्ट, ओके। उसके साथ साथ इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन, कहाँ यूजफुल है? सोशोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में और एजुकेशन में, एंड अदर सोशल साइंस में, वेयर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन नेचुरल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल, जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को समझना इन नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके। आगे चलें तो व्हाट आर द, अब देखो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है ऑब्जर्वेशन की, ओके। तो ऑब्जर्वेशन की मीनिंग क्या है कि ऑब्जर्वेशन एक तरीके से मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, चीज़ों को वॉच करके, रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग द बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इन अ नेचुरल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, किसी भी नेचुरल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी, जो ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि एक तरीके से मेथड है, और मेथड है कि चीज़ का मेथड डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे? नेचुरल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को देख के, वॉच करके, रिकॉर्ड करके उसके बिहेवियर को, और इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स में, किसी एक इंडिविजुअल का और उसके, या फिर कोई चीज़ ग्रुप में हो, किस में होगी? नेचुरल में होगी चीज़ें, या फिर आपका क्या होगी? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी, ओके। तो उन्हीं सारी चीज़ों का क्या है? डेटा कलेक्ट करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमसे बोला है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइप्स क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन के। तो टोटल यहाँ पे मैं 6 टाइप्स आपके लिए लेके आया हूँ, ओके। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहला है आपका पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, दूसरा है आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तीसरा है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, चौथा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, फिर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और फिर अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ओके। ये टोटल आपके 6 टाइप के ऑब्जर्वेशन हैं। उसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पूछा गया था ना हमसे क्वेश्चन में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन के, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होता है? डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके साथ साथ जैसे कि ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक्यूरेट और इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बिकॉज द रिसर्चर डायरेक्टली सी व्हाट इज हैपनिंग। रिसर्चर्स क्या चाहते हैं? बिकॉज रिसर्चर जो होते हैं वो डायरेक्टली देख पाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है बेसिकली, ओके। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग एक्चुअल बिहेवियर। और सेकेंड एडवांटेज क्या है कि हम लोग एग्जैक्टली एक्चुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी कर पाते हैं, ओके। बिकॉज पीपल मे नॉट ऑलवेज रिपोर्ट देयर बिहेवियर करेक्टली इन इंटरव्यू। क्वेश्चन के टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में पीपल्स का बिहेवियर जो है वो अलग अलग होता है। जरूरी नहीं हर एक पर्सन का हर एक टाइम पे बिहेवियर सेम हो, सबका अलग अलग होता है। बट ऑब्जर्वेशन कैप्चर रियल एक्शन, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कैप्चर करता है रियल एक्शंस को, ओके। उसके साथ साथ थर्ड आपका आता है नो लैंग्वेज बैरियर, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, यस और नो, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इवन व्हेन रिस्पोंडेंट एंड अनविलिंग और अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, जैसे चिल्ड्रन, इलिटरेट पर्सन, शाई इंडिविजुअल। तो यह क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज बैरियर इसमें नहीं होता। उसके साथ साथ अगला पॉइंट है कि सुटेबल फॉर नेचुरल सेटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज सोशल प्रोसेस जो होता है जैसे सच एज ग्रुप बिहेवियर हो गया, कस्टम्स हो गए, रिचुअल्स हो गई एंड इंटरेक्शन कैन बी स्टडी इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगला आपका आता है कि हेल्प अंडरस्टैंड कंटेंट्स एंड एनवायरनमेंट, हेल्प करता है अंडरस्टैंड में कंटेक्स्ट और एनवायरनमेंट को समझने में। उसके साथ साथ कुछ फ्लेक्सिबल मेथड्स भी होते हैं। फ्लेक्सिबल मेथड जैसे कि ऑब्जर्वेशन कैन बी एडजस्टेड
सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये टोटल आपके 6 आपके एडवांटेज थे ऑब्जर्वेशन के। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट अब आपका आता है, अगला पॉइंट है आपका कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज की बात करें ऑब्जर्वेशन के तो क्या क्या है? पहला ऑब्जर्वर बेस है आपका, दूसरा आपका लिमिटेड स्कोप है, उसके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग का बिकॉज इसमें लॉन्ग पीरियड चाहिए आपको वॉचिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, मेकिंग इट स्लो एंड लेबर इंटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा थकाऊ होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, लिमिटेड स्कोप की बात करें तो ऑब्जर्वेशन कैन नॉट स्टडी पास्ट, ऑब्जर्वेशन जो है वो पास्ट इवेंट्स के बारे में और लार्ज पॉपुलेशंस के बारे में नहीं स्टडी कर सकती। उसके साथ साथ इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू प्रेजेंट सिचुएशन, और प्रेजेंट सिचुएशन के लिए वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। यस और नो? तो 3 पॉइंट ये हो गए। अगला पॉइंट की बात करें तो कॉस्टली मेथड, कॉस्टली इट में इन्वॉल्व ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, एक्सटेंडेड फील्ड वर्क हो सकता है, कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इंक्रीजिंग कॉस्ट, कॉस्टली होता है, थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं। डिफ़िकल्ट इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं। बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, और कुछ एथिकल इश्यूज़ भी आते हैं। एथिकल इश्यूज जैसे ऑब्जर्विंग पीपल विदाउट देयर कंसेंट में रेज एथिकल कंसर्न, एथिकल कंसर्न रेज हो सकते हैं। उसके साथ स्पेशली इन प्राइवेट सेटिंग्स में। ओके, तो टोटली आपके 7 जो है वो डिसएडवांटेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और टोटल आपके 6 जो है वो एडवांटेज है ऑब्जेक्टिविटी के, ऑब्जर्वेशन के। और यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके साथ साथ मीनिंग है और फिर इंट्रोडक्शन है कुछ। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको। तो कंक्लूजन देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन इज अ वैल्यूएबल एंड पावरफुल टेक्निक होती है सोशल रिसर्च में। ओके, क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट, रिलायबल एंड रियल लाइफ डेटा। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्ट और रिलायबल और रियल लाइफ डेटा प्रोवाइड करता है। किसके बारे में? अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में एंड सोशल प्रोसेसेस के बारे में हमें ये प्रोवाइड करता है डेटा। डायरेक्ट, रिलायबल और रियल लाइफ डेटा प्रोवाइड करता है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, सोशल प्रोसेसेस के बारे में। ओके, हाउएवर इट हैज़ लिमिटेशन सच एज, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होते हैं जैसे ऑब्जर्वर बेसिस होता है, टाइम कंजप्शन होता है एंड लिमिटेड स्कोप्स भी होते हैं। ओके, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपका एंड होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डिफाइन आर रिसर्च प्रॉब्लम। आपको रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। उसके साथ साथ आपको जो है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ आपको कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना किसके? रिसर्च प्रॉब्लम के। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करिए। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच रिसर्च प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई, कहाँ से आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई की जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। टोटल आपके रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना है, कंपोनेंट्स को, सोर्सेज को। ओके, तो एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे बोला है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है इज अ स्पेसिफिक इशू होता है, एक तरीके से स्पेसिफिक इशू है, डिफिकल्टी है, गैप इन नॉलेज है और एन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है दैट द रिसर्चर सीक्स टू एड्रेस थ्रू सिस्टमैटिक साइंटिफिक इंक्वायरी। ओके, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ कंसर्न को रिप्रेजेंट करता है वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, और वेयर एग्जिस्टिंग नॉलेज इज इनसफिशिएंट, जहाँ पे नॉलेज क्या होती है? इनसफिशिएंट होती है। ओके, उसके साथ साथ सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो अ क्लियर स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, एक क्लियर स्टेटमेंट किसके बारे में? एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में, जहाँ पे दैट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके आंसर, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहें तो। और रिसर्च प्रॉब्लम, गुड रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या होता है? रिसर्चेबल होता है, क्लियर होता है, प्रेसाइज होता है, फीजिएबल होता है, विद इन द अवेलेबल टाइम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, रिसोर्सेज और नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, मतलब अगले पार्ट में, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट और एरिया ऑफ स्टडी होता है, पहला कंपोनेंट्स। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ओके,
तीसरा नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर्स क्या है और स्कोप्स क्या है प्रॉब्लम के, ओके, बिकॉज दिस आइडेंटिफाई अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करता है अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम विच विल बी स्टडी एंड व्हाट विल नॉट इंक्लूड, क्या स्टडी करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। इट डिफाइन द लिमिटेशन एंड बाउंड्री ऑफ द स्टडी, लिमिटेशंस और बाउंड्रीज के बारे में ये चीज़ें क्या है हमें बताता है। ये कंपोनेंट्स किसके हैं, ये कंपोनेंट्स हैं रिसर्च प्रॉब्लम के, ओके। आगे चले तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट आपका कंपोनेंट आता है वेरिएबल इन्वॉल्व, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज इसमें ईच रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूड सर्टेन वेरिएबल, कुछ कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं, सर्टेन वेरिएबल, वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अगला है आपका पॉपुलेशन और यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, फिफ्थ पॉइंट है आपका कंपोनेंट्स की बात करें। सिक्स आपका आता है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके साथ साथ ये टोटल आपके 6 पॉइंट क्या हो गए, ये टोटल 6 पॉइंट आपके हो गए कंपोनेंट्स, इनके आपके ये 6 पॉइंट लिखे हैं, फर्दर इनके पॉइंट्स भी लिखे हैं और डिफाइन किया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से इन्हें देख सकते हो, ठीक है। टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आपका व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच रिसर्च प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज की बात करें तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं पीपल्स के, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे बुक्स हो गई, रीडिंग बुक्स, जर्नल्स हो गए, रिसर्च आर्टिकल हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, ओके। आगे हम लोग बात करें तो कुछ सोशल इशूज़ एंड कम्युनिटी नीड्स होती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, क्राइम्स, इलिटरेसी एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं इंपॉर्टेंट रिसर्च टॉपिक होते हैं, इन सब के बारे में हमें क्या है रिसर्च करनी थी। उसके साथ साथ कुछ क्लासरूम्स एंड फील्ड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में, इंटर्नशिप के टाइम में, फील्ड विजिट के टाइम में, ओके। उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एनजीओज होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं सोर्सेज फ्रॉम विच रिसर्च प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाई, तो ये आपके सोर्सेज हैं टोटल। फिर अगला आपका आता है एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है, बिकॉज डिस्कशन विद टीचर्स के साथ डिस्कस करना, सुपरवाइजर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, हेल्प रिफाइन एंड आइडेंटिटी रिसर्च प्रॉब्लम्स को हमें क्या है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है, ओके। तो टोटल आपका जो है ये यहाँ पे मीनिंग थी, मीनिंग के बाद आपका जो है कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स के बाद आपके टोटल 6 कंपोनेंट थे, उसके बाद आता है सोर्सेज, तो टोटल आपके 7 सोर्सेज थे, ओके। तीनों पार्ट हम लोग के कवर होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूड करते हुए कहेंगे हम लोग क्या रिसर्च प्रॉब्लम इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है एक तरीके से वो फाउंडेशन होता है, किसका फाउंडेशन, एंटायर रिसर्च प्रोसेस का फाउंडेशन होता है। सो a well identified and well defined research problem ensure क्या क्या चीज़ होती है जो well identified है और well defined है रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें क्लियरिटी होगी, डायरेक्शन होंगे, साइंटिफिक वैल्यूज होंगी, एंड इट्स कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, पॉपुलेशन होगा, स्कोप होगा और रैशनल होगा, ओके। और जो हमें हेल्प करता है एक्यूरेट फॉर्मुलेशन में। उसके साथ साथ रिसर्च प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज के साथ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए, लिटरेचर रिव्यू हो गए, थ्योरेटिकल गैप्स हो गए, प्रैक्टिकल नीड्स हो गए एंड एक्सपर्ट गाइडेंस हो गई। उसके साथ साथ आ केयरफुल चूजन रिसर्च प्रॉब्लम लीड्स टू मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव रिसर्च आउटकम्स, ओके। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंड होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिफाइन हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है आपको, और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, और डिफरेंट टाइप्स के हाइपोथेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ डिस्कस इट्स वेरियस सोर्सेज और व्हाट आर द सोर्सेज। तो हाइपोथेसिस की बात करें तो उसकी मीनिंग क्या है, तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव, टेस्टेबल एंड प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती है। एक टेंटेटिव है, टेस्टेबल है और प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती है किसके बारे में, अबाउट द रिलेशनशिप के बारे में। किसकी रिलेशनशिप, बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, वो वाली रिलेशनशिप मत समझ लेना, ठीक है। 2 रिलेशनशिप, किसकी रिलेशनशिप, अबाउट 2 और मोर वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, उसके बारे में। इट प्रोवाइड अ पॉसिबल आंसर, ये हमें पॉसिबल आंसर प्रोवाइड करती है टू अ रिसर्च क्वेश्चन एंड गाइडेंस द डायरेक्शन ऑफ
स्टडी। ओके, सिंपल वर्ड में हम लोग बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है कि हाइपोथेसिस इज अ पर्पस, सॉरी, हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन होता है और अजम्पशन दैट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी को डिफाइन करने के लिए। किस किस चीज़ों में हेल्प करता है? तो इट हेल्प्स द रिसर्चर्स टू, पहला प्रेडिक्ट करने में आउटकम्स, दूसरा फॉर्मुलेट करने में रिसर्च डिज़ाइन, तीसरा इस्टाब्लिश करने में रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल और चौथा डेवलप करने में थ्योरीज वगैरह को डेवलप करने में। उसके साथ साथ अगला पॉइंट है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, क्या टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के? तो पहला टाइप बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेटमेंट की बेसिस पे बात करें तो पहला डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होता है। ओके, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे रूरल लिटरेसी रेट इज लोअर देन अर्बन लिटरेसी रेट, ये आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होता है। रिलेशनल हाइपोथेसिस की बात करें जैसे इनकम लेवल अफेक्ट्स एजुकेशनल अटेनमेंट, तो ये क्या होते हैं आपके रिलेशनल हाइपोथेसिस होते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, तो इसमें कुछ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं जैसे हायर स्ट्रेस लीड्स टू लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इससे क्या होता है, लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी होते हैं जैसे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एक रिलेशनशिप होता है ना स्ट्रेस और जॉब सेटिस्फैक्शन में, तो ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है। ओके, आगे हम लोग बात करें तो अगला अब आपका आता है बेस्ड ऑन स्टैटिकल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें आपका नल हाइपोथेसिस होता है और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ओके, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में जैसे कि स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप और नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट इज टेस्टेड स्टैटिकली, टेस्टेड होते हैं जैसे देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसे कि एज और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, वो क्या होता है आपका नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है आपका। अल्टरनेटिव की बात करें तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स, इसमें आपका एक रिलेशनशिप होता है एज और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ फॉर्मुलेशन के बेसिस पे, पहला आपका वर्किंग हाइपोथेसिस होता है, दूसरा आपका साइंटिफिक हाइपोथेसिस होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब अगला अब आपका आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। सोर्सेज क्या हैं? तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे बुक्स हो गए, रिसर्च हो गए, जर्नल्स हो गए, स्टडीज़ हो गई, ठीक है, तो ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स थ्योरीज एंड मॉडल्स आपके जो हैं वो सोर्सेज हैं। तीसरा सोर्स आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ये आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ये आपके हाइपोथेसिस के सोर्स हो गए। उसके साथ साथ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स और इश्यूज हो गए, जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, जेंडर इनइक्वालिटी हो गए, क्राइम हो गए, ये सब आपके कुछ सोशल प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं। उसके साथ साथ एक्सपर्ट कंसोलेशन हो गया, कंसल्टेशन, जैसे कि डिस्कस विद सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कस करना, हमारे जो सुपीरियर हैं, टीचर्स से डिस्कस करना, स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स एंड पायलट स्टडीज़ 6 पॉइंट, और आपका 7 पॉइंट है, 7th एंड लास्ट की लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपके टोटल 7 पॉइंट्स हैं किसके बारे में, ये आपके सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस की, क्या क्या सोर्सेज हैं हाइपोथेसिस की। ओके, सो एट लास्ट हम लोग कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन की बात करें तो हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट, ये क्या होती है, साइंटिफिक होती है और प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती है दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, जो क्या फॉर्म करता है, फाउंडेशन ऑफ रिसर्च को फॉर्म करता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग इट्स टाइप सच है, जैसे सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, नल होता है, अल्टरनेटिव होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन के लिए। ओके, उसके साथ साथ हाइपोथेसिस अराइजेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज के साथ ये अराइज होता है, जैसे लिटरेचर, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, थ्योरीज होती हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, सोशल इशूज़ होते हैं और एक्सपर्ट गाइडेंस होती है। ओके, और ये हमें क्लियरिटी गिव्स क्लियरिटी, फोकसेस एंड डायरेक्शन टू द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपसे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ केस स्टडी एज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। आपको डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ केस स्टडी का सिग्निफिकेंस एज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। ओके,
तो आगे चलते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले, तो केस स्टडी मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक। केस स्टडी मेथड जो होता है वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है सोशल साइंस में, सच है सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, एंथ्रोपोलॉजी में एंड अदर पार्ट में। ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इंटेंसिव इन्वॉल्व करता है डिटेल्ड एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। इन सारी चीज़ों को वो क्या है, इन्वॉल्व करता है। व्हाट इज़ द पर्पस, पर्पस क्या होता है कि द पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल बिहेवियर, समझना सोशल बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी को कितना कॉम्प्लेक्स है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझना और सोशल प्रोसेसेस को समझना इन रियल लाइफ सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका मीनिंग ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी की मीनिंग क्या है, तो केस स्टडी आपका जो है इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, केस स्टडी एक तरीके से क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन है ऑफ अ पर्टिकुलर केस विच मे बी एन इंडिविजुअल। ठीक है, वह इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, विलेज भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इवेंट, सोशल सिचुएशन। ठीक है, उसके साथ साथ इसका एम क्या होता है, टू कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस टू अंडरस्टैंड इट्स डेवलपमेंट, प्रॉब्लम एंड कॉजेज एंड पॉसिबल सिचुएशंस। पॉसिबल सिचुएशंस और सिचुएशंस को, उसके कॉजेज़ को और प्रॉब्लम्स को और डेवलप समझना कि अंडरस्टैंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या, इसका मेन एम होता है कलेक्ट करना डिटेल। उसके साथ साथ सिंपल, अगर इन सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अ केस स्टडी इज़ एन इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट। एक स्पेसिफिक यूनिट का इंटेंसिव एनालिसिस टू अंडरस्टैंड इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरलाइज फाइंडिंग टू सिमिलर केस, और समझना उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को और जनरलाइज करना फाइंडिंग टू सिमिलर केसेस, उसके जैसे सिमिलर केसेस को फाइंड करना। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ केस स्टडी इन सोशल रिसर्च। तो पहला है इट प्रोवाइड्स इन डेप्थ एंड कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, डेप्थ प्रोवाइड करता है और कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ यूजफुल फॉर स्टडिंग यूनिक, रेयर एंड स्पेशल केसेस को पढ़ने में। ओके, तो कुछ यहाँ पे आपको केस स्टडी आर आइडियल फॉर स्टडिंग, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई, जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट्स होते हैं, मेंटल इलनेस होती हैं। ठीक है, सच केस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज। ये हमें क्या वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में, थ्योरीज वगैरह को फॉर्मुलेट करने में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा सेकंड पॉइंट। आगे चलते हैं, उसके बारे में और डिटेल में आप देख सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि यूजफुल होता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में। उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे कुछ सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें समझने में, जैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गए, एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज़ हो गई, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, सोशल डेविएंस हो गए, लर्निंग डिफिकल्टीज़ हो गई। तो ये सब क्या है, दे हेल्प इन प्लानिंग, प्लान करने में, ट्रीटमेंट्स को, रिहेबिलिटेशंस में और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में। ओके, आगे बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है आपका कि फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा कलेक्शन। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है डेटा कलेक्शन में। तो ये आपका क्या है, बेसिकली सिग्निफिकेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबल इन डेटा कलेक्शन। जैसे केस स्टडी मेथड अलाउ करता है रिसर्चर्स टू यूज मल्टीपल टूल्स। क्या क्या टूल्स हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, लीगल, लाइफ हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल टेस्ट। और इन्हीं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, इंश्योर करता है रिच, ऑथेंटिक एंड डाइवर्स डेटा। डेटा कैसे होता है, रिच, ऑथेंटिक होता है और डाइवर्स डेटा होता है। ओके, उसके साथ साथ हम लोग आगे बात करें तो 6 पॉइंट है आपका रियल लाइफ कंटेस्ट एंड नेचुरल सेटिंग। 7 पॉइंट है यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड सोशल प्लानिंग के लिए यूजफुल होता है और पॉलिसी बनाने के लिए यूजफुल होता है। और 8 पॉइंट की बात करें तो सूटेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के लिए सूटेबल होता है, जैसे केस स्टडी अलाउ द रिसर्चर्स टू स्टडी अ सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। केस स्टडी हमें अलाउ करता है, रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि किसी भी चीज़ को स्टडी करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी सब्जेक्ट्स को। दिस हेल्प, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, एग्जामिंग, जैसे चेंजेस के बारे में हम लोग समझते हैं, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में और इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो टोटल ये आपके 8 पॉइंट्स थे, सिग्निफिकेंस ऑफ केस स्टडी इन सोशल रिसर्च। ओके, तो टोटल कितने पॉइंट्स आपकी, 8 पॉइंट्स थे। आगे एट लास्ट कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहेगा कि केस स्टडी मेथड इज़ अ पावरफुल एंड इंडिस्पेंसिबल टूल है इन सोशल रिसर्च में, और इट्स सिग्निफिकेंस जो होता है लाई इन इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड डीप इंसाइट,
रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है और डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करता है एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, डिटेल एनालिसिस, डीप इनसाइड एंड रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें समझाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि आपको एनालाइज करना है सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड इन सोशल रिसर्च। क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, लिमिटेशंस हैं हिस्टोरिकल मेथड्स के इन सोशल साइंस में, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो हिस्टोरिकल मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च टेक्निक। हिस्टोरिकल मेथड एक तरीके से इंपॉर्टेंट रिसर्च टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है सोशल साइंस में। किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के बारे में, पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने के लिए, आइडियाज़ के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए एंड कल्चरल पैटर्न्स के बारे में पढ़ने के लिए। और उसके साथ साथ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसी के साथ साथ हम लोग प्रेजेंट के सिचुएशंस को और फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसी ट्रेंड में। और इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक कलेक्शन को इन्वॉल्व करता है, इवैल्यूएशन को इन्वॉल्व करता है और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी ये इन्वॉल्व करता है। सच है जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेटर हो गए, रिपोर्ट हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, बायोग्राफीज हो गई और आर्चाइवल डेटा हो गया। ओके, सो इन सोशल रिसर्च की बात करें तो हिस्टोरिकल मेथड हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में। क्या है एक्सप्लेन करने में कि हाउ सोशल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं, हाउ सोशल प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट, कैसे सोशल प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती हैं एंड हाउ सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम, और कैसे धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग जो है वो सोसाइटीज चेंज होती हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि सिग्निफिकेंस क्या है आपका हिस्टोरिकल मेथड के। तो पहला सिग्निफिकेंस है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंड सोशल ओरिजिन के बारे में समझने में हमें हेल्प करता है और उसके डेवलपमेंट के बारे में। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम, फैमिली पैटर्न, एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो सोशल ओरिजिन है उनको समझने में हमें क्या है, ये हेल्प करता है हिस्टोरिकल मेथड। ओके, उसके साथ साथ आपका अगला पॉइंट है कि प्रोवाइड कंटेस्ट टू प्रेजेंट सोशल इशूज़। सोशल इशूज़ पे हमें क्या है, जो प्रेजेंट के सोशल इशूज़ हैं जैसे पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, कम्युनलिज्म हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कैन वी बेटर अंडरस्टैंड थ्रू हिस्टोरिकल एनालिसिस के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, और ये ईजिली हम लोग पास्ट और प्रेजेंट में कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ थर्ड पॉइंट है आपका कि हेल्प्स इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। हेल्प करता है हमें प्रेडिक्ट करने में फ्यूचर ट्रेंड्स, जैसे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स हो गई, माइग्रेशन पैटर्न्स हो गए और सोशल मूवमेंट्स हो गए। इन सारे फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ यूज़फुल फॉर थ्योरी बिल्डिंग्स के लिए यूज़फुल होता है, जैसे सोशल चेंजेस के लिए, सोशल इवैल्यूएशंस के लिए कुछ थ्योरीज हैं जैसे सोशल चेंजेस, सोशल इवैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इन सारी चीज़ों में क्या है, हमें यूज़फुल होता है थ्योरी बिल्ड करने में। उसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के लिए, एक तरीके से एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट है कि हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडीज़ के बारे में हमें हेल्प करता है समझने में, उसकी सिमिलरिटीज़, डिफरेंस और कल्चरल वेरिएशंस के बारे में समझने में। उसके साथ साथ प्रोवाइड्स रिच क्वालिटी डेटा में प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसी मेकिंग्स के लिए, जैसे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जैसे हेल्थ हो गया, इकोनॉमी हो गई, एजुकेशन हो गए और कुछ सोशल वेलफेयर्स हो गए। इन सब के क्या है, पॉलिसीज़ मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर द, ये तो हमारा हो गया टोटल क्या कि सिग्निफिकेंस क्या थे हिस्टोरिकल मेथड के। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस क्या हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के, हिस्टोरिकल मेथड के। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि डिपेंड करता है ऑन अवेलेबल रिकॉर्ड्स पे, डिपेंड करता है पहला। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ बाइसेस इन हिस्टोरिकल सोर्सेस। तीसरा, आपका डिफ़िकल्टी इन वेरिफिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है। तीसरा, इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ओके, और चौथा, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस होता है। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट बात करें तो लैक ऑफ क्वांटिटेटिव प्रिसीशंस होते हैं। उसके साथ साथ लिमिटेड जनरलाइजेशन होते हैं। तो ये टोटल आपके 7 लिमिटेशंस हैं किस चीज़ के, ये आपके 7 लिमिटेशंस हैं, कहाँ गया, लिमिटेशंस हैं हिस्टोरिकल मेथड की, आपके टोटल 7 लिमिटेशंस हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको 7 बताया, 7 लिमिटेशंस भी बताए। ओके, एट लास्ट कंक्लूड करेंगे तो
हिस्टोरिकल मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टेक्निक है आपके सोशल रिसर्च की। इट हेल्प करता है हमें किस चीज़ में, अंडरस्टैंड द ओरिजिन के बारे में समझने में, ग्रोथ के बारे में समझने में और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझने में। किस चीज़ का? सोशल इंस्टीट्यूशंस का। एंड प्रोवाइड एसेंशियल बैकग्राउंड फॉर एनालिसिस करंट सोशल प्रॉब्लम। और हमें एक तरीके से एक बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम इजीली एनालाइज कर सकें। किस चीज़ को एनालाइज कर सकें? जो सोशल प्रॉब्लम्स है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों की चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। उसके साथ साथ इट ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस, कुछ फेस करता है, जैसे आपके लिमिटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, डिफिकल्टीज होती हैं वेरिफिकेशन में। ओके, सो द हिस्टोरिकल मेथड रिमेन्स एन इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर सोशोलॉजिस्ट के लिए, हिस्टोरियंस के लिए और सोशल साइंटिस्ट के लिए उसको समझने में, और डायनेमिक नेचर ऑफ द सोसाइटी। तो टोटली आपका ये लास्ट क्वेश्चन 8 आपका एंड होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला है? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन विद एग्जाम्पल। ठीक है, विचित्र प्रकार के अनुसंधान प्रारूपों को उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन के बारे में हम लोग विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए, पहला अब आपका आता है कि इंट्रोडक्शन। तो रिसर्च डिजाइन इज द ओवरऑल ब्लूप्रिंट और प्लान दैट गाइड द रिसर्चर इन कलेक्टिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्टिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में और इंटरप्ट करने में एक तरीके से रिसर्च डिजाइन जो है एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। ओके, और इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, और एक तरीके से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? दैट द रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टडी साइंटिफिकली, जिससे क्या है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो साइंटिफिकली स्टडी की जा सके, लॉजिकली स्टडी की जा सके और सिस्टमेटिकली स्टडी की जा सके। उसके साथ साथ रिसर्च डिज़ाइन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड होता है किस पे? पर्पस पे, मेथड पे और नेचर ऑफ द डेटा, डेटा के नेचर पे। अच्छा, अब हम लोग टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस। तो पहला एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है और एक्सपेरिमेंटल होती है। तो टोटल 3 हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं, सबको डिफाइन करते हैं, उनकी मीनिंग्स को, फीचर को और मेथड्स को। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या होती है कि एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन इज़ यूज्ड, कब यूज़ की जाती है? व्हेन द रिसर्चर हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम, जब रिसर्चर्स के पास बहुत कम नॉलेज होती है प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो भाई जब नॉलेज ही कम है तो इसका मेन पर्पस क्या है? उसको एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना और गेन इनसाइट्स इनटू एन इशू। उसके साथ साथ व्हाट आर द फीचर? ये फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड होता है, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फर्दर रिसर्च एंड यूज क्वालिटेटिव मेथड मोस्टली। अच्छा, क्या क्या मेथड्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं? लिटरेचर रिव्यू यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ यूज़ करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करते हैं और केस स्टडी पे स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। किसमें? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में। उसके साथ साथ हमारा आता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको गिवन है यहाँ पे। और पर्पस की बात करें तो टू डेवलप, इसका मेन पर्पस क्या है? डेवलप करना हाइपोथेसिस को, आइडेंटिफाई करना वेरिएबल्स को और क्लैरिफाई करना कॉन्सेप्ट्स को। तो आपने देखा मैंने कितना सिस्टमेटिकली आपके लिए चीज़ों को अरेंज किया। पहले इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, फिर उसको एक्सप्लोर, उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना, उनकी मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, मैथड्स क्या हैं, एग्जाम्पल भी और पर्पस भी। इतना आप लिख के आओगे ना, एग्जामिनर खुश हो के आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, उसके साथ साथ आगे हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है कि डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन डिस्क्राइब्स द, क्या डिस्क्राइब करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है और सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके साथ साथ फीचर्स क्या है? हाईली स्ट्रक्चर्ड है, यूजेस लार्ज सैम्पल है और एम्प्लॉय सर्वे है, ऑब्जर्वेशन और स्टैटिकल टूल्स हैं। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्वेश्चन एक तरीके से होता है कि व्हाट, हुम, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन सब का आंसर हमें मिलता है। एग्जाम्पल आपको गिवन है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। उसके साथ साथ पर्पस क्या होता है इसका? टू प्रोवाइड अ फैक्चुअल एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हमें क्या है? एक्यूरेट और फ्लैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मिलता है पॉपुलेशन का। उसके साथ साथ थर्ड आता है आपका एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल आपका क्या होता है? ये कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में। उसके साथ साथ ये हाईली कंट्रोल्ड होता है, यूज़ करता है साइंटिफिक मेथड्स को और इंश्योर करता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को। टाइप्स की बात करें तो इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्वेशी एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, आप देख लीजिएगा। उसके साथ पर्पस की बात करें तो क्या पर्पस होता है? टू टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस को और टू डिटरमाइन करने के लिए कैजुअल रिलेशनशिप्स को। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, तो कंक्लूजन क्या है कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी रिसर्च स्टडी।
रिसर्च डिज़ाइन जो है एक तरीके से बैकबोन होता है किसी भी रिसर्च स्टडी का। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी, इवेल्युएटिव हेल्प्स द रिसर्चर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड साइंटिफिक मेथड टू स्टडी अ प्रॉब्लम। ओके, उसके साथ साथ गुड रिसर्च डिज़ाइन क्या इंश्योर करता है? एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी को और वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे हमारा एंड होता है। ओके, उसके साथ एट लास्ट हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और उसके बाद 1-2 मिनट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर हम लोग का वीडियो एंड हो जाएगा। तो लास्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेगरिज्म? डिस्कस द वेरियस टूल यूज टू चेक प्लेगरिज्म। साहित्यिक चोरी क्या है और साहित्यिक चोरी को पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की विवेचना कीजिए। तो चलिए भैया विवेचना करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो इन एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च, एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च की बात करें, एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च और ओरिजिनेबिलिटी इज एसेंशियल। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्चर्स फॉलो स्ट्रिक्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और रिसर्चर जो होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं? स्ट्रिक्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को वो लोग फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ वन मेजर इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च एथिक इज प्लेगियरिज्म विच मस्ट बी अवॉइडेड बाय ऑल द स्कॉलर एंड स्टूडेंट्स। इसको लोग क्या है, इस एथिक्स को जो है, रिसर्च एथिक्स क्या है, प्लेगियरिज्म जो आपका है मस्ट बी अवॉइडेड, अवॉइड कर दिया जाता है स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग क्या होती है? तो इसका मतलब है कि रेफर्स टू द प्लेगियरिज्म रेफर्स टू द कॉपीइंग समवन एल्स आइडिया, दूसरे के आइडिया को कॉपी करना, उनके वर्ड्स को कॉपी करना, रिसर्च को कॉपी करना और क्रिएटिव वर्क को। ठीक है, एंड प्रेजेंटिंग दम एज वन ओन्स, दूसरे के काम को छाप के अपने काम को बताना और विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, और उसको क्रेडिट भी ना देना। इट इंक्लूड्स क्या क्या होता है इसमें? कॉपिंग, टेस्ट, फ्रेजिंग विदाउट सिटेशंस, यूजिंग इमेजेस, डेटा विदाउट परमिशन और सबमिटिंग समवन एल्स वर्क एज ऑफ योर ओन, दूसरे के काम को खुद का काम बता के सबमिट करना। ठीक है, की पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो की पॉइंट्स क्या है कि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल थेफ्ट होता है, इट कंसीडर्ड एकेडमिक डिसऑनेस्टी होती है एक तरीके से, इट वॉयलेट्स, कॉपीराइट को वॉयलेट करता है और एथिकल स्टैंडर्ड्स को वॉयलेट करता है। उसके साथ साथ इट कैन बी इंटेंशनल और यूनी इंटेंशनल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपिंग पैराग्राफ फ्रॉम अ बुक और वेबसाइट विदाउट सिटेशंस। उसके साथ साथ सबमिटिंग असाइनमेंट रिटन बाय समवन एल्स, किसी और ने असाइनमेंट लिखा और समवन एल्स किसी और ने सबमिट कर दिया। यूजिंग रिसर्च डेटा का यूज़ करना ऑफ अनदर स्कॉलर विदाउट एक्नॉलेजमेंट के। उसके साथ साथ टाइप्स की बात करें तो पहला डायरेक्ट होता है, मोसेइक होता है, सेल्फ होता है और एक्सीडेंटल होता है। ओके, ये उसके टाइप्स हैं, प्लेगियरिज्म के टाइप हैं। उसके साथ साथ टूल्स क्या होते हैं चेक करने के लिए? तो टर्निटिन होता है, ये आपका बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रिलायबल टूल है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसके साथ साथ ग्रामरली प्लेगियरिज्म चेकर होते हैं, जिसमें आपका बोथ ऑफर ग्रामर्स वगैरह चेक की जाती हैं। ठीक है, और कंपेयर किया जाता है टेक्स्ट को अक्रॉस बिलियंस ऑफ पेजेस पे। ठीक है, उसके साथ साथ आपका आता है ओरिजिनल यूज्ड बाय मैनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थ्रू, ये आपको नेम गिवन है। ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है कुछ सिमिलरिटीज़ आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके। फ्लैग स्कैम्स वगैरह होते हैं, उसमें आपका क्या होता है डिटेक्ट सिमिलरिटी इन एकेडमिक पेपर एंड रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में, और कोई टेस्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ ईजी टू यूज़ टूल फॉर स्टूडेंट एंड टीचर और यूजेस डीप सेंसेस टेक्नोलॉजी, सर्च टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या है आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं। ओके, उसके साथ अगला आता है आपका स्मॉल स्वेट टूल, SEO टूल्स। उसके साथ साथ कॉपी स्केप और उसके बाद डिटेक्टर होता है .net, प्लेगरिज्म डिटेक्टर .net, जिसमें आपका क्या होता है स्कैन किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को अगेंस्ट ऑनलाइन डेटाबेसेस पे, उससे पता चल जाता है। ठीक है, और प्रोवाइड सिमिलरिटी परसेंटेज एंड सोर्सेज URLs आपके जो होते हैं ना, उनको क्या है उनके सोर्सेज से पता किया जाता है कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से लिखी हैं और कैसे आपने चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट लास्ट कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो प्लेगियरिज्म इज अ सीरियस एकेडमिक ऑफेंसेस इन्वॉल्व्स द अनऑथराइज्ड यूजेस ऑफ समवन एल्स आइडिया फॉर वर्क, दूसरों के आइडियाज और वर्क को यूज़ करना अनऑथराइज तरीके से, और मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड इन रिसर्च एंड राइटिंग, और मेंटेन ऐसा दिखाना कि एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है रिसर्च में और राइटिंग्स में।
ओके, टूल्स मैंने आपको बता दिए और क्या क्या चीज़ें वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग के कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि चीज़ों को हम लोग ने डिटेल में समझते हुए चले हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने की पॉइंट्स को मैंने नहीं बोला है, उन की पॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। ओके, और आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। ये पेपर नंबर 2 था, मेजर 1 मेजर 2 दोनों के लिए। इसके बाद मैं पेपर नंबर 1 अपलोड करूंगा और सारे सब्जेक्ट अब जो पेपर आने वाले हैं सबका कंटेंट धीरे धीरे अपलोड होगा। ओके, तो आप लोग परेशान ना हो, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपको कॉपी में लिख के जरूर आना है। उस क्वेश्चन के बारे में आपको जो कुछ भी पता है कॉपी खाली छोड़ के मत आइएगा, कॉपी आपको भर के जरूर आना है। की पॉइंट आपको देखना है। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें कोई तो एक ऐसा वर्ड होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज होगी, उसी को हम लोग की पॉइंट बोलेंगे। उसी की पॉइंट के बारे में कॉपी में लिख के आओ, ठीक है। चीज़ों को एकदम डिटेल में मतलब जितना आपको आता है उतना आप लिख के आओ, ठीक है। सारी चीज़ों को लिख के आइए, कोई भी चीज कॉपी आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में ना आए, आप की पॉइंट पे फोकस करो। इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैं पढ़ के आया हूँ, उसी वर्ड पे पूरा लिखो। उसी चीज़ों को उसके आसपास की चीज़ों को जो पढ़े हो, वो वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, किस किस चीज़ों में यूज़ है, सब लिख के आओ। कॉपी को छोड़ना नहीं है। बहुत लाइटली कॉपीज चेक होती हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, आपको भी पता है कि जब कॉपी में लिख के आओगे एग्जामिनर तभी कुछ ना कुछ नंबर देगा, खाली छोड़ दोगे कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आए। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच। ओके, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, और ऐसे मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा कि आप सभी की मैं ऐसे ही आपकी पढ़ाई में हेल्प करता रहूँ। सेमेस्टर 6 के लिए भी हम लोग एकदम MCQs होगा हर एक सब्जेक्ट का। मैं अभी से कह रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज आपको मैं टॉप 50 और टॉप 100 क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर में कराऊंगा। सेमेस्टर 6 में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और जो बच्चों का पॉलिटिकल साइंस है वो भी कमेंट कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस अपलोड कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग एक बार जाके चेक करिए। ओके, तो ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, और टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। ओके, और ये आप सभी के लिए। ओके, बाय बाय।